हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चालू होगी और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई कंटिन्यू रखना। और जो भी अमेंडमेंट्स हुई है, आपने अमेंडमेंट के लेक्चर्स सी ए इंटर लेवल या सी एम इंटर सी एस इंटर लेवल पे देख लिए होंगे। अब मैं इस लेक्चर में आपके पास टाइम की कमी होगी, ये मुझे पता है। तो आप ये सोचोगे कि कोई यार अमेंडमेंट फटाफट रिवाइज कर दे तो मज़ा आ जाएगा, एक बार टच मिल जाएगा अमेंडमेंट्स का। तो बिल्कुल बेटा, ये अमेंडमेंट का वीडियो आप रात को कभी भी जब मूड ना हो तब देख लेना, तो फटाफट आपकी आईडीटी की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम क्विक रिवीजन चालू करेंगे। अब मैं आपको ये कह दूं कि ये क्विक रिवीजन के लिए आपको जो क्विक समरी नोट्स भी मैंने बनाई हैं, ओके, तो ये क्विक समरी नोट्स जो है इसकी पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है। वो टेलीग्राम लिंक आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी क्विक समरी रिवीजन की। तो चलिए हम समरी रिवीजन का चालू करते हैं। पर एक बात स्टार्ट करने के पहले आपको बोल दूं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम में इंस्टा भी दिया हुआ है, तो आप मेरा पर्सनल इंस्टा एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टा भी ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट मेरी एग्जामिनेशन टिप्स और अपडेट्स आपको आते रहेगी। ओके, तो मेरे पर्सनल इंस्टा पे भी आएगी और वी स्मार्ट एकेडमी के ऑफिशियल इंस्टा पे भी आपको आते रहेगी दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल अमेंडमेंट के वीडियो लेक्चर्स है और उसकी नोट्स का आपको डिटेल्स मैंने दिया है उसके अंदर, तो वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी अगर आपको वो वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्विक रिवीजन फॉर अमेंडमेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्विक समरी। यहां पहले मैंने इंडेक्स दिया है, इंडेक्स तो आपने देखना है और क्विक हमें फटाफट रिवाइज कर लेना है। चलिए अमेंडमेंट्स में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि अमेंडमेंट जो ही है ये सेक्शन 10(2) में हुई है। और सेक्शन 10(2) में एक कंपोजिशन स्कीम में छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। और वो अमेंडमेंट क्या है? वो अमेंडमेंट ये है कि जो कंडीशन है 10(2) की कि भाई आप जो है करंट फिनेंशियल ईयर में कुछ सप्लाई करते हो, करंट फिनेंशियल ईयर में कुछ सप्लाई करते हो, तो वो सिचुएशन में आपका जो है कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो क्या कंडीशन है? अगर आपको याद होगी तो फटाफट बोलो। यू आर नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट, आपको मार्जिनल सर्विस अलाउड है, एज वेल एज आपको रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस अलाउड है। और सेकंड क्या है? आप यहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है उसमें एंगेज नहीं चाहिए, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज नहीं चाहिए। तो पहले क्या था? पहले ये कंडीशन सिर्फ गुड्स के लिए थी, अब वो कंडीशन सर्विसेज के लिए भी आ चुकी है। वो एक्चुअली सर्विसेज के लिए भूल गए थे, तो सर्विसेज के लिए आ चुकी है। मतलब क्या? आप कोई अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो और वो नॉन टैक्सेबल है, तो फिर आपकी कंपोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ हो जाएगी। या फर्स्ट डे से करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। साथ साथ में आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, पहले सिर्फ गुड्स के लिए था, सुनो, पहले सिर्फ गुड्स के लिए था, आप कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स नहीं कर सकते, अब उसमें उन्होंने सर्विस भी डाल दिया है। मतलब जो मार्जिनल सर्विस की लिमिट आपको अलाउ की है, तो मार्जिनल सर्विस में आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। या रेस्टोरेंट कैटरिंग होगी तो उसमें आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 10(1), क्योंकि ये 10(2) 10(1) से कनेक्टेड है, ये ख्याल रखना। उसके बाद में आपका जो ईसीओ, यहाँ पे ईसीओ सप्लाई टीडीएस टीसीएस, ये भी पहले गुड्स के लिए था, ध्यान से देखिए, ये भी गुड्स के लिए था, अब ये सर्विसेज के लिए भी आ चुका है दोस्तों। मतलब आप ऐसा कोई सप्लाई जो गुड्स या सर्विसेज हो और ये आप ईसीओ जो आपका टीसीएस काटेगा उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कभी भी किया तो विड्रॉ कर ली जाएगी। एज वेल एज आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं, जैसा आइसक्रीम, एडिबल आइस, टोबैको वगैरह। और सीटीपी और एनआरटीबी होगी तो वो केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पे हुई है। चलो यहां पे नेक्स्ट अमेंडमेंट जो मैं लूंगा बेटा वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई है भाई। कौन सी दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है? पहला तो रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग क्रेडिट। रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग क्रेडिट मतलब क्या? आपको अगर याद होगा, ओके, पिछले एक साल से ये प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं कि आपके सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 में, आपके सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस अपलोड किए उसका आप 100% क्रेडिट ले सकते हो। और जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है उसका पहले प्रोविजन थी कि नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस का आप जो है तो उसका आप 10% क्रेडिट ले सकते हो। और 10% कितना, किसका? तो 10% जो रिपोर्टेड है उसका। आई रिपीट, जो रिपोर्टेड है उसका। मतलब क्या? अगर
GSTR 1 में या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये नया वर्ड आया और अपलोडेड की जगह उन्होंने फर्निश वर्ड डाल दिया, तो वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि क्या है IFF फर्निश किया जाता है, तो अपलोड की जगह उन्होंने फर्निश वर्ड डाल दिया, ये अमेंडमेंट हुई है। दूसरा, जो GSTR 1 में आप अपलोड करोगे उसका तो 100 पड़े, पर आपने अगर अपलोड नहीं किया तो पहले जो डेट 10% था उन्होंने अब 5% कर दिया है। मतलब जो आपका इलिजिबल क्रेडिट है, आई रिपीट, जो आपका रिपोर्टेड क्रेडिट है उसका 5% ही आपको ITC मिलेगा। फॉर व्हाट? फॉर नॉन रिपोर्टेड, आई रिपीट, फॉर नॉन रिपोर्टेड उसका 5% ही आपको ITC मिलेगा बेटा। चलिए, दूसरा, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द ITC, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आने का। ये इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। पहले कैसा था, पहले समझ लो फिनेंशियल ईयर लेते हैं यहाँ पे, ओके, 2021, 21, 22, 22, 23, ये 3 फिनेंशियल ईयर मैंने ले ली। अब फिनेंशियल ईयर 2021 का कोई इनवॉइस है, अब ध्यान सुनो, कोई इनवॉइस है और उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं कि उसका क्रेडिट आपने नहीं लिया होगा, तो चलो इस फिनेंशियल ईयर में अगर आपने ITC मिस कर दिया तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू अवेल द ITC? तो अगले फिनेंशियल ईयर की जो सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट है, फिर रिटर्न की ड्यू डेट वो नॉर्मल 20 हो, 22, 24 हो, मतलब क्या, जो भी रिटर्न की ड्यू डेट होगी अंडर नॉर्मल स्कीम या QRMP स्कीम, ओके, वो रिटर्न की ड्यू डेट तक आप उसके क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ये तो इनवॉइस के बारे में था। इसलिए जहां तक देखा जाए तो इनवॉइस के बारे में यहाँ पे अगर ITC इज टेकन इन सेम मंथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC। और ITC आपने नहीं लिया तो फिर लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग ITC इज 20 अक्टूबर, और QRMP स्कीम में होगा तो वो डेट, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी लास्ट डेट होगी। यहां तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं क्या है, अगर इस इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट, समझ लो मैंने इनवॉइस का ITC ले लिया पर उसकी जो डेबिट नोट इशू हुई, तो रिसिपिएंट जो है, जो गुड्स या सर्विसेज जिसने खरीदी है, वो डेबिट नोट का भी ITC ले सकता है। सुनो, वो डेबिट नोट का भी ITC ले सकता है। तो पुरानी प्रोविजन क्या थी? पुरानी प्रोविजन थी कि भाई ये डेबिट नोट पर्टेनिंग टू इनवॉइस, मतलब वो इनवॉइस से रिलेटेड है। तो समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं, डेबिट नोट बच्चा और उसका इनवॉइस इसके पिताजी है, बाप है, तो ऐसे सिचुएशन में तो जो यहां पे बाप की यानी पिताजी की ड्यू डेट रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, वही डेबिट नोट की लास्ट डेट रहेगी। मतलब क्या, इनवॉइस की लास्ट डेट क्या थी? तो इनवॉइस की लास्ट डेट थी यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब 21, 22 का जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसका सितंबर का ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर। इसलिए डेबिट नोट का भी लास्ट डेट वही रहेगा। इसलिए क्यों ना डेबिट नोट फाइनेंशियल ईयर 21, 22 में इशू हुई पर लास्ट डेट वही रहेगी। इससे नुकसान क्या होता था? नुकसान ये होता था बेटा यहाँ पे कि अगर मेरे सप्लायर ने डेबिट नोट 20 सितंबर के बाद दी या एनुअल रिटर्न के बाद दी तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं लेते आता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो, इनवॉइस अलग, डेबिट नोट अलग। मतलब क्या हुआ कि डेबिट नोट अगर 21, 22 में दी, सुनो सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट नोट अगर 21, 22 में दी तो इसकी लास्ट डेट जो फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट आई उसका जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर होगा, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 22, 23, ओके, तो उसकी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द ITC, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द ITC जो रहेगा वो 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर 2022। मतलब क्या, अब इसके इनवॉइस से उसका कोई लेना देना नहीं, वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट, सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आपको पिक्चर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। चलो बेटा, अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या हुई, यहाँ पे ये देखो, इन्होंने जो वर्ड था 16(4) में टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द ITC इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, ये वर्ड डिलीट कर दिया गया। मतलब इनवॉइस और डेबिट नोट को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद में रूल 86B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवाल आ सकता है। इसलिए जो मैंने मेन अमेंडमेंट नोट्स में इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है वो जरूर देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था और गवर्नमेंट के पास पैसा न होने की वजह से गवर्नमेंट ने आपके क्रेडिट लेजर का बैलेंस बहुत सारा होगा तो उसके यूज पे रिस्ट्रिक्शन डाला है और इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। मतलब नॉट स्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन एनी रूल और सेक्शन, इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्सेबल वैल्यू इन अ मंथ, टैक्सेबल वैल्यू इन अ मंथ 50 लाख से ज्यादा होगा, एक्सीड्स 50 लाख, देन
रजिस्टर्ड पर्सन 99% से ज्यादा ओके उसका ई क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता है। मतलब जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, ध्यान सुनना, जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगा उसका 99% ही मैक्सिमम क्रेडिट यूज किया जाएगा। नाउ ये सभी लोगों को अप्लीकेबल नहीं होगी, उसी रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लीकेबल होगी जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ओके टैक्सेबल वैल्यू जो है यहां पे 50 लाख के ऊपर होगा। अब टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू माइनस एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई रिड्यूस करके जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आई है ओके वो टैक्सेबल वैल्यू ली जाएगी। ओके एग्जांपल के तौर पे क्या, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपका इनवर्ट सप्लाई है और आपके पास आईटीसी 8 लाख रुपए, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस मिला के 8 लाख का आईटीसी पड़ा हुआ है। नाउ आपका मंथ है, अब समझ लो अप्रैल मई जून जुलाई, ओके आपका आउटवर्ड सप्लाई, तो जो मंथ में मंथ वाइज जाओगे, जो मंथ में 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर होगा उस मंथ में ये रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। समझ लो यहाँ पे ओके मेरी टैक्सेबल वैल्यू एग्जाम को छोड़ के, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम को छोड़ के और जीरो रेट को छोड़ के मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 60 लाख है, और लेट्स अज्यूम कि 60 लाख में मेरा जीएसटी कितना आ रहा है, 7.2 लाख आ रहा है। ओके अब ये 50 लाख के ऊपर हो गया, अगर 50 लाख के ऊपर होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन मुझे लागू हो जाएगा। अब मेरा जीएसटी 7.2, तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 7.2 है, तो ऐसे केस में मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाएगा और मैं मेरा पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं यूज कर सकता हूं। क्या सर, हाँ मेरे पास 8 लाख का क्रेडिट है पर मैं पूरा का पूरा क्रेडिट यूज नहीं कर सकता हूं। जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 99% ओके, तो उसका 99% जो आ रहा है ओके वो आ रहा है 7.128, मैं इतना ही आईटीसी यूज कर सकता हूं और बाकी का मुझे ई कैश लेजर में देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट 1% आपका आईटीसी रोक के रख रही है, ओके 1% रोक के रख रही है। तो ये था रिस्ट्रिक्शन बेटा, और बाद में आपको कैश लेजर से देना पड़ेगा। तो जो भी आपका फिर बैलेंस रहेगा, जो भी बैलेंस रहेगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन आप 99% ही ई क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो। सर अगर यहां आईटीसी ज्यादा है इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो गया, अगर ये आईटीसी 8 लाख की जगह, ये आईटीसी 8 लाख की जगह 6 लाख ही होता, 6 लाख होता तो फिर रिस्ट्रिक्शन लागू ही नहीं है। ये उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन लागू है जिनका आईटीसी ज्यादा है, आई रिपीट जिसका आईटीसी ज्यादा है। दूसरी बात बेटा, ये उसी मंथ में लागू है जिस मंथ में 50 लाख के ऊपर आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मतलब समझ लो मई में है तो मई में लागू होगा, जून में 40 लाख ही है, अगर जून में 40 लाख है तो यहां आप पूरा का पूरा क्रेडिट यूज कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन 99% यूज करके 1% कैश लेजर से दो, ये लागू नहीं होगा। जुलाई में 70 लाख है तो वहां लागू नहीं होगा। तो ये हमने देखा यहां पे ओके, यहां चलिए, तो ये हमने यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन देखा। इसको अमेंडमेंट में अगर आपको नहीं समझा होगा तो अमेंडमेंट में एक बार डिटेल जो अमेंडमेंट वीडियो दिया है उसमें एक बार फिर से अच्छे से देख लेना। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ओके क्या एक्सेप्शंस है? पहला एक्सेप्शन, अगर सेड पर्सन प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर और एनी 2 पार्टनर मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी, एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होगा और हैव पेड इनकम टैक्स अबव 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में उसने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा दिया, पैसा ही पैसा गवर्नमेंट को दिया, ओके विद इन नॉर्मल लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे केस में ये लोग को ये 99% वाला रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। मतलब इनके पास जो क्रेडिट है ये पूरा का पूरा सफिशिएंट यूज कर सकते हैं। ओके ये 1% भी कैश में नहीं देंगे। दूसरा बेटा, अगर आपके रिफंड, अब ये जो है फाइनल लेवल पे बहुत डिटेल में है कि आपके रिफंड है ओके जीरो रेट के, आगे जीरो रेट के रिफंड है या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड है और उसका अमाउंट 1 लाख के ऊपर होगा, उसका अमाउंट 1 लाख के ऊपर होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये लागू नहीं होगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हाँ ये वाला पॉइंट पे सवाल आ सकता है, और ये वाला पॉइंट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है डिस्चार्ज इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू ई कैश लेजर फॉर एन अबव 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू सेड मंथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट को थोड़ा समझ लो, मैं फटाफट बता देता हूँ। ये पॉइंट क्या है समझ लो, मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 21-22 है, अप्रैल मई जून जुलाई ये मेरे 4 मंथ है। अप्रैल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अप्रैल में मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 20 लाख थी, मेरा ई क्रेडिट लेजर यानी मेरा क्रेडिट ही बहुत कम था यार, तो क्रेडिट लेजर 15 लाख और मैंने कैश लेजर से 5 लाख दिया, यानी 75% मैंने जो है क्रेडिट लेजर यूज किया और 25% कैश लेजर से दिया। मई में भी मैंने 95 क्रेडिट लेजर, 5% कैश लेजर, या और जून में भी मैंने 80% क्रेडिट लेजर, 20% कैश लेजर। मतलब क्यूमुलेटिवली मैं पिछले कुछ महीनों से कुछ महीनों से मैं कैश लेजर से 1% से ज्यादा ही दे रहा हूं। अरे तुम क्या रोक रहे हो? यहां पे मेरा 1%, तो यहां
आप तुम क्या मेरे को 1% से कैश में बोल रहे हो? मैं तो हर मंथ में क्यूमुलेटिवली हर मंथ में 1% से ज्यादा ही कैश लेजर से देता हूं। तो अगर जो बंदा क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा ही कैश लेजर से दे रहा है, और अब मेरा रिलेवेंट मंथ है जुलाई, सुनो रिलेवेंट मंथ है जुलाई, और जुलाई में ध्यान से सुनिएगा, जुलाई में यहां पे अगर मेरे पास सफिशिएंट क्रेडिट है तो मैं पूरा का पूरा यूज कर सकता हूं, और ये रिस्ट्रिक्शन मुझे लागू नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्शन मुझे लागू नहीं होगा। तो गवर्नमेंट उनको राहत दे रही है जो क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा ही कैश लेजर से पे कर रहे हैं, और कोई एक आधा इन बिटवीन मंथ आ गया कि जिसमें उनका क्रेडिट ज्यादा है तो उनको अलाउ कर दिया गया। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यह हो जाएगा कि जुलाई में उनका जो कैश लेजर से कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे वो रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुलाई में ब्रेक हो गया। समझा तो ठीक, नहीं तो ये रिस्ट्रिक्शन तो आपको समझ में आया ही होगा। और उसके बाद में बेटा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी होगी तो ये रिस्ट्रिक्शन उनको लागू नहीं होगा। तो ये देखा हमने ओके रूल 86 भी। अब आते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अमेंडमेंट। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन। ओके, ये हमने एक नोटिफिकेशन देखा था, और रूल 25(6)D में एक नोटिफिकेशन देखा था कि आधार ऑथेंटिकेशन कुछ लोगों को लागू नहीं है। ओके, तो ओल्ड प्रोविजन क्या थी और अभी न्यू प्रोविजन क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल आ सकता है। ओल्ड प्रोविजन थी किस किस को लागू नहीं है, यानी किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करने पड़ेंगे? पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन। मतलब क्या? ओके, यहाँ पे ये चार छोड़ के बाकी किसी को भी आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। ओके, ये चार लोगों को ही आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत थी जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरीज, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स, कर्ता एंड एचयूएफ, इन चार लोगों को ही आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत थी, इसके अलावा बाकी किसी को नहीं थी। बट अब ये इन्होंने निकाल दिया। और नई प्रोविजन क्या कही है? नई प्रोविजन है कि सबको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ये छोड़ के। तो आपको ये लर्न करना है, क्योंकि सवाल 2 मार्क का आ सकता है कि अभी करंट प्रोविजन के हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन किसको करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो है पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद में डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बाकी सब लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। चलो, ये अमेंडमेंट हमारी होगी। उसके बाद में सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में एक अमेंडमेंट हुई है। ओके, हाँ, एक बात कह दूं कि एक अमेंडमेंट मैंने नोट्स में नहीं ली, पर आपके जानकारी में कह दूं। पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के लिए उन्होंने, आरसी आने के लिए उन्होंने जो टाइम लिमिट दी थी, वो टाइम लिमिट यहाँ पे वो गलती से इसमें कवर नहीं हुई है, पर मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो आपने एक बार लिख लेना। आरसी आने के लिए पहले 3 वर्किंग डेज थे, अब उसको 7 वर्किंग डेज कर दिए गए हैं। आरसी आने के लिए ओके 3 वर्किंग डेज की जगह 7 वर्किंग डेज कर दिए है। और जो आपको, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो जो पहले 21 डेज था वो 30 डेज कर दिया है। 21 जो डेज था वो 30 डेज कर दिया है, यानी जहां 3 डेज थे वहां 7 कर देना, जहां 21 डेज थे वहां 30 डेज आपने कर देना है। ओके, तो वो आधार ऑथेंटिकेशन के चार्ट में इतना चेंज हुआ है, वो एक बार आपने देख लेना। मैंने डिटेल अमेंडमेंट नोट्स तो दी है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में उन्होंने जो वॉलंटरी कैंसलेशन है उसमें एक अमेंडमेंट क्या की, उसमें एक अमेंडमेंट की कि एक क्लॉज था कि अगर आप 22 और 24 में लायबल नहीं हो, मतलब किसी को अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन अब वो थ्रेशोल्ड के नीचे चले गया, सुनो, थ्रेशोल्ड के नीचे चले गया, या फिर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लिया था पर अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रखने की जरूरत है, तो वो अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने अमेंडमेंट की, ये जो है यहाँ पे ये लाइन भी ऐड की, और इंटेंड टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी अंडर सेक्शन 25(3), यानी अगर उसने कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ओके, पर अब क्या हुआ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, अभी तक उसका थ्रेशोल्ड के ऊपर टर्नओवर नहीं था पर ले लिया था, तो पहले ये बेनिफिट जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता था, एटलीस्ट 1 ईयर कैंसिल नहीं कर सकता था, लेकिन वो प्रोविजन हटा दी गई है। और अब जो है यहाँ पे अगर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और उसको 2-3 महीने बाद ही कैंसिल करना हो, सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और उसको 2-3 महीने बाद भी कैंसिल करना हो तो वो कैंसिल कर सकता है बेटा। ओके, तो ये हमने देखा, यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट
कौन कौन से सर्कमटेंसेस में प्रॉपर ऑफिसर ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इसमें उन्होंने जैसा पहला ओके उसने जो प्रीमाइस रजिस्टर किया वहां से कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, उसने फेक इनवॉइसेस दिए, उसने एंटी प्रॉफिटिंग किया, उसने बैंक डिटेल्स नहीं दिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। लेकिन इसमें EFG ये ऐड किया और इसके ऊपर सवाल आ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना। ई मतलब क्या, अवेल ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, मतलब क्या, सेक्शन 16 की कुछ कंडीशंस है जो ITC ले सकते हो। पहले तो आप रजिस्टर पर्सन चाहिए, यूज इन द बिजनेस चाहिए, 16(2) के हिसाब से ओके इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए, आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अंडर सेक्शन 16 हमने देखी थी। और कोई बंदे ने अगर सेक्शन 16 की कंडीशन वायलेट करते हुए क्रेडिट लिया तो यहाँ पे डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा दोस्तों। दूसरा, furnishes the details of outward supplies in the form GSTR1 under section 37 for one or more tax period which is excess of outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। लोग क्या करते थे, लोग ये करते थे यहाँ पे कि GSTR1 में उन्होंने सप्लाई कम बताया और उसके बाद में 3B में ज्यादा बता दिया। ओके जब वो 39 में 3B फाइल करते थे तो उसमें ज्यादा बता दिया। तो होती थी ऐसा कि अरे यार वो बताना रह गया GSTR1 में, तो एक काम कर दे ओके रिटर्न में ज्यादा बता दे। तो अगर किसी ने ऐसी गलती की कि GSTR1 में उन्होंने सप्लाई कम बताया और एक्सेस बता दिया 39 में, और ऐसे वन और मोर टैक्स पीरियड में गलतियां किया, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। और वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 86B मतलब क्या, अगर हमने जो 99% वाला रिस्ट्रिक्शन लगाया था और 1% कैश लेजर के थ्रू आपको बताया था, अगर ये प्रोविजन किसी ने वायलेट कर दी तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये 3 चीजें नई ऐड हुई है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे किसी ने 6 महीने कंटिन्यूअस कंपोजिशन डीलर होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नॉट फाइल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ इन केस कंपोजिशन 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड। मतलब किसी ने नॉर्मल बंदा होगा तो 6 महीने का रिटर्न नहीं दिया, और कंपोजिशन डीलर होगा तो उसने 3 महीने के कंटिन्यूअस पीरियड नहीं दिए, ओके टैक्स रिटर्न नहीं दिए। उसके बाद में आपने जो बिजनेस प्लेस रजिस्टर किया वहां से 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया, या आपने फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स रजिस्ट्रेशन लिया, तो वो ऑफिसर कैंसिल कर देगा। उसके बाद में एक छोटी सी अमेंडमेंट जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक अमेंडमेंट हुई है। पहले क्या था कि ए प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर गिविंग हियरिंग सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या था, पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना है कुछ रीजन की वजह से, ओके आपने खुद कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया होगा या ऑफिसर कैंसिल कर रहा है पर उसके पहले सस्पेंड कर रहा है, तो अगर सस्पेंड करना है तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता था। अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सस्पेंशन दिया जाएगा। और सेकंड उन्होंने 2A ऐड किया, और ये 2A में क्या किया, कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सेक्शन 39 में जो आपने GSTR3 भी दिया या और आपने जो GSTR1 यहां पे फाइल किया, या फिर डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई डिराइव्ड बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ GSTR1। मतलब क्या कि आपने जो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दी है और GSTR1 की आउटवर्ड सप्लाई की, मतलब क्या आपके सप्लायर ने जो GSTR1 दिया होगा उसके बेस पर डिटेल, या आपका GSTR1 या रिटर्न ओके या अदर सच एनालिसिस किया गया हो और shows that there are significant differences or anomalies indicating contravention of provision of this act। जब ये आपका 3B कवर किया, आपका GSTR1 देखा, उसके बाद में आपके सप्लायर का GSTR1 देखा जिसके बेस पे आपका इनवर्ट सप्लाई हुआ है, और पता चला कि इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है, और लीडिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, his registration shall be suspended and said person shall be intimated in REG 31 electronically on portal by sending communication to his provided email address, highlighting the differences and anomalies, asking the explain why this registration shall not be cancelled। तो देखो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस की वजह से ओके ये पता चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो अभी सडनली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, पहले तो उसको सस्पेंशन का नोटिस भेजेंगे REG 31 में और पूछेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल क्यों ना करें। उसके बाद में बेटा छोटी छोटी यहाँ पे ये जो है 3A ऐड किया, रजिस्टर पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 21(2) और 2A नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। ये एक उन्होंने 3A ऐड किया। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक बाय प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन इफ ही डीम फिट। ओके तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट उन्होंने यहाँ पे सस्पेंशन में ऐड की है। चलिए तो डन।
अब नेक्स्ट बेटा टैक्स इनवॉइस, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस एचएसएन कोड पे जो यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है वो देखिएगा। पहली बात तो उन्होंने अमेंडमेंट क्या की कि एचएसएन कोड जो है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो गुड्स के लिए देना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है और उसके बोर्ड पे बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है कि यहाँ पे उसके बेस पे बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विस फॉर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, यानी कौन से लोगों को कितने एचएसएन कोड के नंबर देने पड़ेंगे वो। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड इन नंबर ऑफ डिजिट एचएसएन कोड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन बाय ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। एंड थर्ड, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसको एचएसएन कोड नहीं देना है वो स्पेसिफाई कर सकती है। प्रोविजो क्या कहती है, रजिस्टर्ड पर्सन आरपीएस मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर may not mention the number of digit of HSN code in a tax invoice issued by him irrespective of supplies made to unregistered person। मतलब क्या, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है और वो अमाउंट 50 करोड़ का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो केस में उसको एचएसएन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा चार्ट में पढ़ते तो अच्छे समझ में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एचएसएन ओके, चार्ट ही पढ़ लेना बस, खत्म, इनफ। तो रजिस्टर्ड पर्सन मेक सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन मेक सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो एचएसएन देने की जरूरत नहीं। लेकिन ओके, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन का एक्सीड्स 5 करोड़ तो फिर एचएसएन देना पड़ेगा। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई कर रहा हो तो एचएसएन मैंडेटरी है। अब ये केस में एचएसएन देना पड़ेगा और ये केस में एचएसएन देना पड़ेगा। तो एचएसएन कितने डिजिट का देना है, अगर टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ होगा तो 4 डिजिट। ओके, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़ होगा तो 6 डिजिट, और कुछ नोटिफाइड केसेस में 8 डिजिट। बस बेटा ये ये जो चार्ट है बस ये पढ़ के जाना, दैट्स इनफ। चलिए, उसके बाद में एक ई इनवॉइस में अमेंडमेंट हुई है, और ई इनवॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो ये हुई है कि जो ई इनवॉइस एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जब सप्लाई करेगा और B2B ट्रांजैक्शन होगा तो 2017-18 के बाद, ध्यान सुनना, 2017-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होता है, एक्सीड 50 करोड़, मतलब पहले 500 करोड़ था, फिर 100 करोड़ हुआ, और 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ हुआ। तो मैं आपको एग्जाम में कहूंगा 50 करोड़ आप याद करके जाना। ओके, तो ये अमेंडमेंट हुई। तो कोई भी साल में 17-18 में 50 करोड़ से एक्सीड हुआ, 18-19 में हुआ, 19-20 में हुआ, और आपका करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो पिछले 17-18 से लेके अभी तक किसी भी साल में 50 करोड़ एक्सीड हुआ होगा तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है। तो ये एक इनवॉइस में अमेंडमेंट हुई थी। ओके, पर कुछ लोगों को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एसईजेड यूनिट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और मल्टीप्लेक्स, इनको इनवॉइस जरूरी नहीं है, और इनवॉइस में IRN देना जरूरी है। चलो, ये इतनी छोटी सी अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ QR कोड। ओके, डायनामिक क्यूआर कोड आपको कैसे यूज करने हैं, ध्यान से देखिएगा। सप्लाई B2B है और सप्लाई B2C है। अगर आपका सप्लाई B2B है और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 अप टू 50 करोड़ होगा, ओके, ये चार्ट ही देख लेना, अप टू 50 करोड़ होगा तो ई इनवॉइस इज नॉट मैंडेटरी एंड आल्सो नो नीड टू जनरेट द QR कोड। आपको QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एक्सीड्स 50 करोड़ तो आप ई इनवॉइस बनाओगे, और ई इनवॉइस बनाओगे तो QR कोड वैसे भी देना पड़ेगा B2B के केस में। इंपॉर्टेंट है B2C के केस में, क्योंकि जब भी ई इनवॉइस बनेगा B2B के केस में तो 50 करोड़ के ऊपर तो आपको ई इनवॉइस देना पड़ेगा। B2C के केस में क्या है, तो B2C के केस में उन्होंने 500 करोड़ का लिमिट दे दिया है। मतलब क्या, अगर 17-18 से लेकर अभी तक किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 500 करोड़ से कम होगा या 500 करोड़ तक होगा तो आपको QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपको डायनामिक QR कोड कंपलसरी है, और ये आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अगर ये आपको क्विक रिवीजन में समझ में नहीं आ रहा होगा तो डिटेल रिवीजन के वीडियोस डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिए, देख लेना बेटा। ओके, ये तो आपके बेनिफिट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं ईवे बिल पे। ओके, ईवे बिल की कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, तो अब नेक्स्ट ईवे बिल पे अमेंडमेंट्स आते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ईवे बिल के लिए उन्होंने पर डे लिमिट बढ़ा दी है, यानी वैलिडिटी लिमिट बढ़ा दी है। अगर अदर देन और डायमेंशनल कार्गो होगा, अदर देन और डायमेंशनल कार्गो होगा तो उनके लिए लिमिट थी 100 पर, ओके, एक दिन के लिए 100 किलोमीटर और पार्ट देर ऑफ।
और पार्ट दे रहा हूं, अब ये 100 उसको चेंज करके उन्होंने यहाँ पे 200 कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक दिन या पार्ट दे रहा हूं आपके लिए पर डे लिमिट उन्होंने 100 के जगह 200 किलोमीटर कर दिया। और यहाँ पे वैलिडिटी ओके, तो आप एक्सटेंड कर सकते हो विद इन 8 आवर्स। और आपको ये डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो रिलेवेंट डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं फटाफट बता दूं, समझ लो। आज डे है 10th ऑफ अगस्त, और आप जो है ध्यान सुनिएगा 10th ऑफ अगस्त को आप दोपहर को 2 PM को ईवे बिल बना रहे हो। तो दोपहर को 2 PM को ईवे बिल आप जनरेट कर रहे हो, तो आपका वन डे कितना गिना जाएगा, तो वन डे आपका ध्यान से सुनिएगा, वन डे आपका पहला दिन कितना लिया जाएगा, तो पहला दिन 10 तारीख, ये 11 तारीख आ गई, ये 11 अगस्त आई, तो 11 अगस्त होने के बाद जो मिडनाइट 12 AM होगा, तो ये आपका वन डे मिला जाएगा। मतलब एक्चुअली ये वन डे नहीं हुआ, ये 1.5 दिन हुआ। तो आपने जिस दिन भी ईवे बिल जनरेट किया, उसकी जो फॉलोइंग डेट होगी, वो जो दिन जिस दिन खत्म होगा 12 बजे, वो आपका पहला दिन होगा। और अब 12 बजे से 12 बजे तक एक एक दिन लिया जाएगा, और आपको 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ये आपको इतना खत्म करना पड़ेगा, डिस्टेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। पर पहला दिन कितना कैलकुलेट होगा, तो पहला दिन जिस दिन ईवे बिल जनरेट हुआ, उसकी जो सक्सीडिंग डे की मिडनाइट आएगी, वो आपका लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने रिलेवेंट डेट के बारे में बताया। उसके बाद में यहां पे देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग पार्ट ए ऑफ ईवे बिल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग पार्ट ए ऑफ ईवे बिल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या हुई, ये कोई भी पर्सन हो, मे बी कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, ईसी हो, इनके ईवे बिल फ्रीज कर दिए जाएंगे, और उनका पार्ट ए जो है ये सबमिट नहीं कर पाएंगे। कौन से 4 केसेस में, तो अगर वो कंपोजिशन डीलर होगा और उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड। अब कंपोजिशन डीलर में यहाँ पे ईयरली रिटर्न जाता है, ध्यान सुनिएगा, कंपोजिशन डीलर में ईयरली रिटर्न जाता है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के उसने रिटर्न नहीं दिए हैं, तो यस, उसका यहाँ पे ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बीइंग अ पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर, यानी नॉर्मल पर्सन होगा, हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड, 2 टैक्स पीरियड का उसने यहाँ पे जो है रिटर्न नहीं दिया। यहाँ पे पहले क्या था, 2 मंथ्स था, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद, ध्यान सुनना, पहले 2 मंथ्स था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया, और यहाँ पे 2 टैक्स पीरियड कर दिया गया। तो ये जो 2 टैक्स पीरियड है बेटा, इसलिए क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली होता है, तो 2 मंथ्स की जगह 2 टैक्स पीरियड है, 2 टैक्स पीरियड के अगर उसने रिटर्न नहीं दिए, तो उसका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बीइंग अ पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर, मतलब उसने GSTR1 2 मंथ के, अगर मंथली स्कीम में होगा और क्यूआरएमपी स्कीम में होगा, तो 2 क्वार्टर के GSTR1 उसने नहीं दिए, और अगर उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया हो, तो उसका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये 4 केसेस थी कि जिसमें ईवे बिल उसका फ्रीज कर दिया जाएगा। चलिए यहां पे तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी हमारी कंप्लीट हुई। तो चलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि इस बार बहुत अच्छे से पढ़ो टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट में अबो 80, इस बार 80 पार, हम 80 चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये थॉट बिल्कुल मत छोड़ना, और सीए इंटर जल्दी पास हो जाओ, और यहाँ पे आपको फाइनल में आना है। अब आपके जो सवाल होंगे वो सवाल ये होंगे कि सर आपका एक जो रिवीजन है क्यूआरएमपी स्कीम का, तो क्यूआरएमपी स्कीम का भी आधी घंटे का रिवीजन है, मैं वो डाल दूंगा, 3-4 दिनों में मैं डाल दूंगा पूरा क्यूआरएमपी स्कीम, आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम में। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में 1 डे बिफोर एग्जाम का वीडियो जो है मेरा आपको आ जाएगा, और वो मैं अभी 30 तारीख या 1 तारीख के आसपास डाल दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया में आपने ध्यान देना चाहिए और पढ़ के जाना चाहिए, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। टेंशन तो जरूर होगा, पर जो इस टेंशन को पार करके आगे बढ़ेगा बेटा, बस वही सक्सेस ले पाएगा। तो यस, पास हो जाइए और फटाफट सीए फाइनल में आइए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।